नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं सीआईएसएफ एचसीएम का एग्ज़ाम जो आज आपकी 31 अक्टूबर 2023 को प्रथम शिफ्ट में हुआ है। जीके के पूरे 25 सवाल मिल चुके हैं। इस शिफ्ट में पूछे गए जो 10:30 से 12:30 एम वाली शिफ्ट है, इसमें ये आपके एएसआई स्टेनो एचसी मिनिस्ट्रियल का जो एग्ज़ाम था इस टाइटल से, तो पूछे गए सभी 25 आउट ऑफ 25 जीके के सवाल इस वीडियो में आंसर और एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं। एग्जाम टीसीएस ने कंडक्ट करवाया है, तो आने वाले किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, अंत तक बने रहेगा। विशेषकर एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस वाले कांस्टेबल जो एग्जाम तैयारी करते हो, तो वो वाले कैंडिडेट भी, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर डायरेक्टली आप टेलीग्राम पर जाकर @ट्रेंड जी के सर्च करके ज्वाइन हो जाना। वहाँ पर इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। 30 अक्टूबर की ऑलरेडी वहाँ पर डाली हुई है। पहला सवाल देखते हैं, अंतिम शास्त्रीय भाषा को कब शामिल किया गया? तो लेटेस्ट जो लास्ट में शास्त्रीय भाषा ऐड हुई है वो 2014 में हुई है। टोटल 6 क्लासिकल लैंग्वेज है, उनमें से जो मान्यता प्राप्त की बात कर रहा हूँ 6 लैंग्वेज, जिसमें से अंतिम 2014 में ऐड हुई है वो है ओडिया लैंग्वेज। तो आप कहेंगे शुरुआत कब हुई है ऐड होने की? 2004 से 2014 तक टोटल 6 लैंग्वेज ऐड की गई है। शुरुआत में तमिल से हुई है, 2004 में तमिल भाषा को जोड़ा गया है शास्त्रीय भाषा के रूप में। तमिल के बाद संस्कृत को 2005 में, फिर 2008 में कन्नड़ को और तेलुगु को जोड़ा गया। मलयालम को 2013 में और ओडिया को 2014 में ऐड किया गया। ये सवाल बार बार एसएससी टीसीएस कंपनी रिपीट करती है, तो आपके सामने आज ये पूछा गया। नेक्स्ट सवाल, करो या मरो का नारा कब दिया गया, किस आंदोलन के दौरान दिया गया? करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में 8 अगस्त 1942 को दिया गया। महात्मा गांधी जी ने ये नारा दिया था, करो या मरो का नारा आगे प्रसारित किया था। हालांकि करो या मरो जो नारा है ये भारत छोड़ो आंदोलन दिया गया, और इसी से मिलता जुलता भारत छोड़ो का नारा, भारत छोड़ो का नारा है, ये भी महात्मा गांधी ने पहुंचाया था आम लोगों के पास में। तो मेहर अली ने भारत छोड़ो को नारा लिखा है, महात्मा गांधी जी ने आगे पहुंचाया है। और करो या मरो का नारा भी महात्मा गांधी जी ने दिया 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। अगला सवाल नंबर 3, गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? सवाल देखें उससे पहले बेहतरीन डील देख लीजिएगा। स्किप मत करो, रुको यहाँ पर, क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए। फिर मत कहना कि सर बताया नहीं, क्योंकि टेक्स्ट बुक की सबसे कम प्राइस की सेल आ चुकी है। टेक्स्ट बुक सेल का मतलब ये हुआ कि टेक्स्ट बुक एक बार यदि आपने पास प्रो ले लिया ना, इसका मतलब सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में। जैसे कि अभी आपकी एसएससी जीडी की रिक्रूटमेंट है वो पेंडिंग है। इसके बाद यदि कोई रेलवे की रिक्रूटमेंट आती है, उस सभी के लिए जितने भी स्टेट और सेंट्रल एग्जाम्स होते हैं एक बार पास दे लो। और पास प्रो अभी सबसे कम प्राइस में यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हुए लेंगे तो 263 रुपये में, हमेशा इसकी प्राइस 499 रुपये रहती है। मंथ एंड में एक बार ही सेल आती है, मिस करेंगे तो वापस है काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। और इससे कम प्राइस की सेल अब तक नहीं आई है और नहीं आएगी, तो आज ही इसको ग्रैब कीजिएगा डील को। वीडियो एंड में एक बार दोबारा याद दिला दूंगा, टेक्स्ट बुक ऐप में जाना है, वहाँ पर पास में आपको सेलेक्ट करके टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना, 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 31 अक्टूबर आज लास्ट डेट है, तो ये डील बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि सबसे कम प्राइस की है। डेली आधे रुपये से भी कम प्राइस में 1 वर्ष में आपको ये वैलिडिटी मिल रही है, वो भी पास प्रो यानी जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं ना, वो आप मॉक फॉर्म में अटेम्प्ट कर सकते हो। ये बार बार मैं आपको मॉक टेस्ट देना क्यों कहता हूँ, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे उतना आपका अच्छा एक्सपीरियंस होगा, कॉन्फिडेंस बना रहेगा। टाइम मैनेजमेंट के लिए मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट का एनालिसिस करो, कहाँ पर आप गलतियाँ कर रहे हो, उसमें सुधार करते हुए देंगे पेपर, तो आपका बिल्कुल क्रैक, तो क्या रैंक सहित आप वहाँ पर सफलता हासिल करोगे। तो ये सवाल था, गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? गेहूं में दोस्तों ग्लूटेन नामक प्रोटीन होता है, गेहूं में ग्लूटेन होता है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई। प्रथम गवर्नर आरबीआई के ओ स्मिथ थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट कौन सा? 1934 का। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। आपको स्थापना पूछिए तो 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट अपना सवाल है, लवलीना बोर्गेहन किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में 69 किलोग्राम भार वर्ग वेल्टर वेट में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ध्यान रखना भार वर्ग का भी, तो 69 किलोग्राम भार वर्ग में लवलीना बोर्गेहन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 2020 के टोक्यो ओलंपिक में। बॉक्सिंग स्पोर्ट की खिलाड़ी हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत है वो 7 मेडल के साथ 48वें स्थान पर रहा था। 7 मेडल में 1 गोल्ड 2 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज थे।
टोटल यहाँ पर 7 मेडल। अब जो भारत के ओपनिंग में ध्वजवाहक थे टोक्यो ओलंपिक में फ्लैग बैरियर, वो थे मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। और जो क्लोजिंग में देश समापन में ध्वजवाहक थे बजरंग पुनिया। गोल्ड किसने जीता है? एकमात्र तो नीरज चोपड़ा, सभी को पता है, जेवलिन थ्रो में जीता। सिल्वर जीता है मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में 49 किलोग्राम भार वर्ग में। सेकंड सिल्वर जीता है रवि कुमार दहिया ने। रवि कुमार दहिया है रेसलिंग से, मीराबाई चानू है वेट लिफ्टिंग से। तो रवि कुमार दहिया ने 57 किलोग्राम भार वर्ग है कुश्ती में जीता है सिल्वर, और 49 किलोग्राम भार वर्ग वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने सिल्वर जीता। ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता? तो ब्रॉन्ज मेडल है यहाँ पर 4 जनों के नाम, जिसमें एक तो आपकी हॉकी टीम है, बाकी पीवी सिंधु ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल बैडमिंटन में। लवलीना बोर्गेन आपको बॉक्सिंग का पूछा, इन्होंने जीता है। और भारतीय हॉकी टीम ने जीता है। और बजरंग पूनिया ने कुश्ती में जीता है 65 किलोग्राम भार वर्ग में। नेक्स्ट अपना सवाल है, द्विपक्षीय युद्धाभ्यास उदार शक्ति 2022 किन के मध्य हुआ? तो भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशियाई वायुसेना के मध्य। तो भारत और मलेशिया की जो वायुसेना है उनके मध्य उदार शक्ति युद्धाभ्यास हुआ। युद्धाभ्यास से 30 अक्टूबर को भी पूछा गया था, आज भी पूछा है, तो आप सर्च करना युद्धाभ्यास टॉप ट्रेंडिंग जीके यूट्यूब पर, एक्सरसाइज मिलिट्री एक्सरसाइज टॉप ट्रेंडिंग जीके वीडियो मिल जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट 50 युद्धाभ्यास के बारे में बात की गई है जो अभी लेटेस्ट में हुए हैं। तो बार बार सवाल आते हैं टीचर्स के, तो आप गलत नहीं करेंगे। भारतीय वायुसेना और मलेशियाई वायुसेना के मध्य अगस्त 2022 में मलेशिया में ये युद्धाभ्यास हुआ है। और नेक्स्ट अपना सवाल है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब और किसने की? बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना है, ये दोस्तों पूछा है कब और किसने। तो किसने की है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने की है। कब की है? 20 जुलाई 1924 को की है। कहाँ पर की है? मुंबई में की है। एक है दोस्तों केवल हितकारिणी सभा, एक है बहिष्कृत हितकारिणी सभा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना भीमराव अंबेडकर जी ने 20 जुलाई 1924 को की थी। केवल हितकारिणी सभा पूछे तो इसकी स्थापना इससे भी पहले 1868 में राजा बलवंत राव खैर, दीवान बिहारी लाल और श्री अंबिका चरण ने की थी। तो ये की थी केवल हितकारिणी सभा है 1868 में बलवंत राय खैर और दीवान बिहारी लाल और चरण बनर्जी, अंबिका चरण बनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट अपना सवाल है, ट्रेस इंटरनेशनल द्वारा जारी किए गए व्यापार रिश्वत जोखिम को मापने वाली 2021 ट्रेस रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स की वैश्विक सूची में भारत की रैंक है। तो यहाँ पर बात हो रही है रिश्वत, आप रिश्वत लेते हो तो उसके जोखिम को मापने वाली ट्रेस रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स की विश्व सूची में भारत की रैंक है 82, 82nd रैंक है भारत की। 44वें जो स्कोर रहा है जोखिम स्कोर वो 44 है। डेनमार्क 2 के स्कोर के साथ रैंकिंग में शीर्ष पर है, उसके बाद नॉर्वे। तो टॉप पर डेनमार्क है सबसे कम रिश्वतखोरी, उसके बाद नॉर्वे है। भारत है 82वें स्थान पर। नेक्स्ट अपना सवाल है, सांख्य सागर झील जो रामसर वेटलैंड साइट है वो कहाँ पर है? तो रामसर आर्द्रभूमि साइट सांख्य सागर, ये दोस्तों मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। कहाँ पर? माधव राष्ट्रीय उद्यान। राज्य का पूछा है तो सांख्य सागर झील है मध्य प्रदेश में। और ये दोस्तों जो नई रामसर साइट बनी है लेटेस्ट में उनका जरूर देखना, जैसे कि 26 जुलाई 2022 को यहाँ पर टोटल 5 रामसर साइट बनी थी, जिसमें करिकली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु की करिकली पक्षी अभ्यारण्य, पलिकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट और पिचवरम मैंग्रोव। तो पिचवरम मैंग्रोव भी तमिलनाडु और पलिकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट भी तमिलनाडु, करिकली पक्षी अभ्यारण्य भी तमिलनाडु। मध्य प्रदेश में साक्य सागर और मिजोरम में पाला वेटलैंड मिजोरम की ये भी एक आर्द्रभूमि साइट बनी है। नेक्स्ट अपना है रेलवे एंटी कलिजन सिस्टम, यानी रेलवे में एक ही पटरी पर यदि 2 ट्रेनें आ जाएं और आपस में रुक जाएं टकराने से पहले, तो उनका एक सिस्टम लगा था जिसका नाम है कवच। 2012 से इस पर काम हो रहा था। तो कवच सिस्टम को किसने डेवलप किया? तो इंडियन रेलवे का सिस्टम है। डेवलप की बात करें तो कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम जिसे भारतीय रेलवे ने RDSO रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के जरिए डेवलप किया है। कवच है ये स्वदेशी रूप से विकसित ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, ट्रेन को आपस में टक्कर से बचाएगा। नेक्स्ट अपना है समान काम के लिए समान वेतन, महिला और पुरुष हैं एक ही काम करें तो उनको एक ही वेतन मिलना चाहिए, ये प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो ये प्रावधान है आर्टिकल 39D में। दोस्तों एक है आर्टिकल 44 जो कहता है समान नागरिक संहिता, सभी के लिए कानून समान है, समान नागरिक संहिता है आर्टिकल 44, और 39D में समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान है।
नेक्स्ट अपना मौलिक अधिकार कौन से देश के संविधान से एडॉप्ट किया गया है? फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं अमेरिका से, यूएसए से लिए गए फंडामेंटल राइट्स। भारत के संविधान के विभिन्न भाग 10 देशों से लिए गए। टोटल जो भारतीय संविधान में अलग अलग पार्ट एडॉप्ट किए गए हैं वो के 10 देशों से लिए गए। उनमें से यूएसए से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग यूएसए से, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया भी यूएसए से। ब्रिटेन से लिया गया है संसदात्मक शासन प्रणाली, एक नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, ये ब्रिटेन से ली गई है। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध ऑस्ट्रेलिया से। जर्मनी से क्या लिए गए हैं? आपातकाल का जो भी प्रावधान जर्मनी से है। कनाडा से संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, कनाडा से। साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, साउथ अफ्रीका से। रशिया से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, रूस से। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से है। फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श है, ये फ्रांस के संविधान से अडॉप्ट किए गए हैं। अगला सवाल है, सबसे कम पुरुष साक्षरता किस राज्य की? जिस राज्य की सबसे कम साक्षरता उसकी पुरुष साक्षरता भी सबसे कम, यानी बिहार की है। बिहार में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है। पुरुष की 73.39 है, महिलाओं की 53.3% है। सबसे अधिक पुरुष साक्षरता है केरला में। और पुरुष एवं महिला साक्षरता में सर्वाधिक अंतर है, ये भी ऑलरेडी आ चुका है। राजस्थान में है पुरुष और महिला साक्षरता के मध्य हाईएस्ट गैप। जुआरी नदी कौन से राज्य में बहती है? जुआरी नदी है गोवा की नदी। गोवा की ये सबसे लंबी नदी है जुआरी नदी, जो एक ज्वारीय नदी है। जुआरी नदी नाम इसका ज्वारी नदी के कारण पड़ा है। नेक्स्ट अपना सवाल है, संवाद कौमुदी जो समाचार पत्र था वो किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो संवाद कौमुदी बंगाली में प्रकाशित होने वाला एक साप्ताहिक न्यूज़पेपर था जो कोलकाता से होता था। राजा राममोहन राय के द्वारा ये संपादित किया जाता था। तो राजा राममोहन राय के द्वारा संवाद कौमुदी समाचार पत्र है वो प्रकाशित होता था। 1821 में होता था बंगाली भाषा में, राजा राममोहन राय का। बोनालू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बोनालू उत्सव ये है दोस्तों तेलंगाना। बोनालू तेलंगाना का उत्सव है और इस उत्सव में महाकाली की पूजा की जाती है। महाकाली की पूजा बोनालू फेस्टिवल में की जाती है। ये तेलंगाना राज्य का फेस्टिवल है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस आयोग के आधार पर की गई? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना है किस आयोग की सिफारिश के आधार पर की गई? किसकी सिफारिश के आधार पर? तो एनएससी नेशनल जो स्टैटिस्टिक्स कमीशन है, आयोग है, इसकी स्थापना रंगराजन आयोग जिसमें भारतीय सांख्यिकी प्रणाली की 2001 में समीक्षा की गई थी, उनकी सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद की गई। तो रंगराजन आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग गठित हुआ। ये 1 जून 2005 को ये गठित हुआ था, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। WPL यानी महिला प्रीमियर लीग, वुमेन प्रीमियर लीग है 2023 कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है महाराष्ट्र में। मैच मुंबई के बैरबॉर्न स्टेडियम और नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में आयोजित किए गए। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड पहले ही पूछा जा चुका है WPL 2023 में। 30 अक्टूबर को ये सवाल आ चुका है CISF SCM एग्जाम में। तो इस एग्जाम में आपका उत्तर था यष्टिका भाटिया। तो यष्टिका भाटिया है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन। प्लेयर ऑफ द सीरीज है हेली मैथ्यूज MI से है। मोस्ट रन है मैग लैनिंग के DC से है। मोस्ट विकेट हेली मैथ्यूज के हैं। चैंपियन इसमें मुंबई इंडियंस रही है वुमेन प्रीमियर लीग 2023 में। उपविजेता दिल्ली कैपिटल रही है। पावरफुल स्ट्राइकर ऑफ द सीजन RCB की सोफी डेवाइन रही है। अगला सवाल है, आधुनिक सैन्य विमान की विश्व निर्देशिका यानी WDMMA की 2022 की विश्व वायु शक्तियों की रैंकिंग में भारतीय वायुसेना की रैंक क्या है? तो यहाँ पर WDMMA की रैंकिंग है जो कि वायु शक्ति कौन सी एयरफोर्स पावरफुल है, जिसमें भारत की एयरफोर्स की रैंक है वो तीसरी है। फर्स्ट रैंक यूएस की, सेकंड रशिया की। तो यूएस और रशिया की एयरफोर्स सबसे पावरफुल, थर्ड स्थान पर भारत है। यदि आपको पूछ ले ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में, क्योंकि कुछ कैंडिडेट बताए कि ग्लोबल फायर पावर था, तो यदि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स का पूछा तो भारत की रैंक चौथी है। और यदि WDMMA में वायुसेना की रैंक का पूछा तो वो तीसरी है। और बाकी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है, पूरी मिलिट्री की दक्षता देखी जाती है। तो पूरी मिलिट्री की दक्षता के केस में भारत की रैंक चौथी है 145 देशों में से, यानी हाईएस्ट मिलिट्री स्किल है यूएस के पास, सेकंड रशिया के पास और थर्ड है चाइना, चौथे स्थान पर इंडिया के पास। नेक्स्ट वाला देखते हैं, महाबली नाटक के रचयिता कौन है? महाबली नाटक के रचयिता हैं असगर वजाहत है। इस नाटक को 2021 में व्यास सम्मान मिला। तो महाबली नाटक है असगर वजाहत का।
नेक्स्ट अपना सवाल, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? कोई भी भौगोलिक क्षेत्र है उसको अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति के पास में। राष्ट्रपति किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना सवाल देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले मुस्लिम कौन थे? या फिर 1887 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1887 में तीसरा कांग्रेस अधिवेशन हुआ है जिसके अध्यक्ष थे दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी, और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे किसी भी राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में। मद्रास में हुआ था, बदरुद्दीन तैयब जी थर्ड कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, 1887 में हुआ है। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि मद्रास में यह अधिवेशन हुआ। फर्स्ट अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की, बॉम्बे में हुआ। सेकंड अधिवेशन की अध्यक्षता 1886 में दादा भाई नौरोजी ने की, कोलकाता में हुआ। अगला सवाल है, सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जनजाति की है? तो जनजाति की बात करें तो भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, जो कुल अनुसूचित जनजाति आबादी का लगभग 38%। और पूछ ले, भारत में कौन सी जनजातीय भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? तो यहाँ पर संथाली जनजातीय भाषा सबसे अधिक लोग बोलते हैं। अगला सवाल है, किस योजना के तहत लाभार्थियों को 60 साल की आयु के पश्चात 3,000 रुपये की पेंशन धनराशि हर महीने दी जाएगी? बात हो रही है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की। इस योजना की घोषणा केंद्रीय मंत्री उस समय पीयूष गोयल के द्वारा 1 फरवरी 2019 को की गई, और इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के जो कामगर श्रमिक है, जिसमें ड्राइवर, रिक्शा चालक, मोची, दर्जी, मजदूर, घरों में काम करने वाली नौकर, ईंट भट्टा कर्मकार, जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जिनकी मासिक आयु है पर मंथ 15,000 रुपये से कम इनकम करते हैं, तो यहाँ पर वो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर 3,000 रुपये पेंशन कब मिलेगी? जब आपको पहले से ही पैसे डालना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर 18 से 40 वर्ष में अवधि में आपको अप्लाई करना होगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। और इसमें लाभार्थियों को 60 साल की आयु जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, जैसे 18 से 40 साल के मध्य आपने आवेदन किया, तो अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग 60 साल की आयु के पश्चात 3,000 रुपये की पेंशन धनराशि हर महीने मिलेगी। जैसे कोई 18 साल की आयु में स्टार्ट करता है तो उनको प्रतिमाह 55 रुपये देना पड़ेगा। जैसे जैसा लेट स्टार्ट करेगा तो प्रतिमाह ज़्यादा रुपये देने पड़ेंगे। जैसे 29 साल की आयु में 100 रुपये का प्रीमियम है, 40 साल की आयु में उसे 200 रुपये देने पड़ेंगे 60 वर्ष तक। तो इस टाइप से यहाँ पर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में है 3,000 रुपये मासिक पेंशन। और बाकी एक अटल पेंशन योजना है जो कि 9 मई 2015 को कोलकाता से पीएम मोदी जी ने इसकी शुरुआत की। ये भी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा है, और ये भी 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। पेंशन पाने के लिए कम से कम 20 साल तक का निवेश करना रहेगा। 18 से 40 के मध्य करेंगे। यदि आप 40 को करते हो तो 60 वर्ष के पश्चात आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग न्यूनतम 1,000 रुपये, अधिकतम 5,000 रुपये तक की पेंशन मिल सकती है। अंतिम सवाल, भारत की जनसंख्या बढ़ने का प्रमुख कारण क्या है? यदि आप एनसीईआरटी देखेंगे तो एनसीईआरटी के अनुसार मृत्यु दर में तेज गिरावट, लोग हैं वो खत्म कम हो रहे हैं और जन्म ज्यादा ले रहे हैं, तो मृत्यु दर में गिरावट आ रही है। सो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर का मुख्य कारण ये बताया गया है। 1980 तक उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर एवं मृत्यु दर में काफी बड़ा अंतर आ गया है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि अधिक हो गई है। इसके अतिरिक्त भी कारण है कम आयु में विवाह है, निम्न साक्षरता है, परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता नहीं है, गरीबी है, ये सभी कारण है भारत की जनसंख्या बढ़ाने के। तो इस टाइप से आपने देखे 25 के 25 पूरे सवाल आपके आज जो 31 अक्टूबर को CISF HCM एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए। आपके इन 25 में से कितने सवाल करेक्ट हो रहे हैं, हो सकते थे, दिया तो कितने हुए हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएगा। और आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो गया या फिर SSGD की कैसी तैयारी चल रही है, मॉक में कितने आ रहे हैं वो भी बताइएगा। और जो कैंडिडेट अभी तक मॉक नहीं लिया है, अभी जाइएगा TTG के कूपन कोड यूज़ कीजिएगा। सबसे बेहतरीन डील में टेक्स्ट बुक का टेस्ट मिल रहा है आपको, यानी अब तक इतनी कम प्राइस नहीं आई है। 263 रुपये में टेक्स्ट बुक पास ले लो, TTG के कूपन कोड से मिलते हैं। नई वीडियो में बाय बाय।